अच्छा जी, today's topic is regarding intracellular accumulations. ठीक है, mean to say that we have to know about the different, you can say कुछ normal या abnormal constituents जो कि cells के अंदर accumulate हो जाते हैं because of some disease process or some abnormality. Then we have to discuss about all these, you can say, aspects of collection of different materials within the cells. ठीक है जी. So आपके intracellular जो accumulations हैं, they can be, you can say, normal cellular substance जो होते हैं like water, lipids, carbohydrates and proteins, they can be accumulated within the cells because of some abnormality. ठीक है, दो के ये सब normal constituents हैं cells के, but if they are going to be in excess in amount within the cells, so definitely they are going to be harmful. ठीक है, और एबनॉर्मल सब्सटेंस भी हो सकते हैं जिसमें आपके कुछ एक्सोजिनस या इंडोजिनस कुछ प्रोडक्ट्स हो सकते हैं which are going to be accumulated within the cells. ठीक है, in this way they are going to harm the cells, and अगर ये जो change है this is going to be not reversible, this can lead to the cellular injury, और फिर cellular injury initially reversible और फिर irreversible हो जाएगी, and then finally it is going to lead to the cellular death. ठीक है, अब different diseases हैं जिसमें different which are going to be manifested, you can say, clinically, इस तरह से मैनिफेस्ट करती हैं जिसमें एबनॉर्मल कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं विद इन द सेल्स. ठीक है, सो उसमें हमने ब्रॉडली अगर हम देखें तो इसमें कुछ इवन नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कुछ डिजीजेस में नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेल्स जो हैं जस्ट लाइक लिपिड्स या कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह या प्रोटीन्स हैं वो भी सेल्स में एक्यूमुलेट हो जाती हैं, और इन सम डिजीजेस देयर आर सम exogenous या endogenous abnormal constituents हैं which are going to be, you can say, accumulate within the cells. ठीक है, and this is actually is going to be something abnormal. अच्छा जी, अब ये जो इंट्रासेल्युलर एक्यूमुलेशंस हैं दे आर एक्चुअली द मैनिफेस्टेशन ऑफ मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट्स. मीन टू से कि अगर सेल्स की मेटाबॉलिक फंक्शंस में कोई प्रॉब्लम है, दिस हैज एक्चुअली लेड टू द एक्यूमुलेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स विद इन द सेल. ठीक है, और ये नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी हो सकते हैं और एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी हो सकते हैं. ठीक है जी, अब ये जो एक्यूमुलेशन है दिस कैन बी फॉर द ट्रांजिएंट टाइम पीरियड. ठीक है, और रिवर्सिबल हो सकती है और इट कैन बी परमानेंट. ठीक है जी, और दिस इज एक्चुअली इज गोइंग टू रेंज फ्रॉम, यू कैन से, हार्मलेस से लेके इवन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक इफेक्ट्स क्रिएट कर सकती है टू द सेल्स. ठीक है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अगर इनिशियली फ्यू अमाउंट ऑफ फैट्स इज गोइंग टू एक्यूमुलेट विद इन द सेल्स, जैसे फैटी लिवर एक डिजीज है जिसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ फैट जो है इट इज गोइंग टू बी एक्यूमुलेटेड विद इन द फैट सेल. ठीक है, अगर ये स्मॉल अमाउंट में फैट सेल्स फैट जो है इट इज गोइंग टू बी एक्यूमुलेटेड विद इन द हेपेटोसाइट्स, तो ये इतनी ज़्यादा हार्मफुल नहीं होती है. बट इट इज, इफ इट इज गोइंग टू बी इंक्रीज्ड इन अमाउंट टू मैक्सिमम लेवल, देन डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी टॉक्सिक फॉर द हेपेटिक सेल्स और उसमें वो डैमेज कॉज करेगी. ठीक है जी, सो इट मीन्स कि जो आपकी इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशंस हो जाती हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स की, जो कि इवन नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी हो सकते हैं सेल्स के और एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी हो सकते हैं. ठीक है, so whenever these things are going to be accumulated within the cells, definitely they are actually the manifestation of some metabolic derangement. It means कि cells का जो metabolic functions हैं उसमें कोई abnormality है which has led to the accumulation of these products. ठीक है, और as a result of accumulation of these, you can say, metabolic derangement products, this can result in a very harmful injury to the cells. ठीक है, initially हो सकता है कि वो इतनी harmful ना हो because of some minor effects की वजह से, लेकिन अगर वो accumulation जो है is going to be increased in amount, so definitely it is going to cause damage to the cells. ठीक है, बेसिकली हमने इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. ये जो accumulations हैं within the cells, they are either the accumulation of constituents of normal cellular metabolism. ठीक है, यानी सेल्स की जो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं लाइक फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, they can be accumulated within the cells. ठीक है, दो के these are actually the normal components of the cells, लेकिन अगर ये excess amount में cells में accumulate होंगे तो definitely they are going to harm the cells. Second thing क्या है कि there is actually the accumulation of abnormal substance और abnormal cell metabolism की वजह से कुछ ऐसे products produce हो रहे हैं which are going to be accumulated within the cell, so definitely they are going to lead to what?
दे आर गोइंग टू कॉज डैमेज टू द सेल्स। ठीक है जी। अब आपके जो एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो सकते हैं उसमें कुछ इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म हो सकते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर आपका मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है उसमें कुछ जेनेटिकली कोई एबनॉर्मेलिटी है, कोई एंजाइम्स की डेफिशिएंसी है जैसे सपोज, ठीक है, या कोई म्यूटेशन हो गई है जीन्स में जिसकी वजह से एबनॉर्मल प्रोटीन्स प्रोड्यूस हो रही हैं, दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स विद इन द सेल। और जब वो एबनॉर्मल प्रोडक्ट्स से प्रोड्यूस हुए सेल्स में एक्यूमुलेट करेंगे तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू हार्म द सेल। ठीक है। और फाइनली एक्यूमुलेशन ऑफ डिफरेंट पिगमेंट्स। ठीक है। अब थर्ड कैटेगरी क्या है, डिफरेंट पिगमेंट्स की एक्यूमुलेशन हो जाती है विद इन द सेल्स। अब ये पिगमेंट्स हैं दे कैन बी ईदर प्रेजेंट ऑलरेडी विद इन आवर बॉडी, यानी ये हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हुए, या आउटसाइड द एनवायरनमेंट दे हैव एंटर्ड इनटू आवर बॉडी। ठीक है। अब हम इन तीनों कैटेगरीज को वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि जो इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशंस हैं नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, एबनॉर्मल अगर अमाउंट में स्टोरेज हो जाती है विद इन द सेल्स, दिस इज गोइंग टू बी हार्मफुल। और अगर कुछ एबनॉर्मल सब्सटेंस स्टोर हो जाते हैं सेल्स में बिकॉज ऑफ एबनॉर्मल सेल मेटाबॉलिज्म, डेफिनेटली दिस इज आल्सो गोइंग टू हार्मफुल फॉर द सेल्स। और फाइनली जो है कुछ एक्सोजिनस या एंडोजिनस पिगमेंट्स हैं जो कुछ हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं या आउटसाइड द एनवायरनमेंट, दे आर गोइंग टू एंटर इनटू आवर बॉडी and they are going to accumulate within the cells and they are going to cause harm to the cells. ठीक है। So basically there are going to be three main categories. ठीक है। अब मैकेनिज्म अभी जो हमने डिस्कस किया है और यू कैन से द कॉजेज क्या हो सकती हैं इन इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशंस की, उसको हमने फोर कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी क्या है कि नॉर्मल एंडोजिनस सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड एट अ नॉर्मल और इंक्रीज्ड रेट but metabolism is going to be inadequate. This is one of the cause of accumulation of substance within the cells कि आपके जो normal endogenous substance हैं like fats हैं, proteins हैं, ये carbohydrates हैं, तो कि वो cells में नॉर्मल रेट पे प्रोड्यूस हो रहे हैं या ज्यादा रेट पे प्रोड्यूस हो रहे हैं लेकिन उनकी मेटाबॉलिज्म इनएडिक्वेट है, एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच दे आर गोइंग टू बी एक्यूमुलेटेड विद इन द सेल। इनसे सबसे पहली जो कॉज है फॉर इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन, इट इज गोइंग टू बी दैट कि आपके जो नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं सेल्स के वो चाहे नॉर्मल रेट पे या इंक्रीज रेट पे प्रोड्यूस हो रहे हैं लेकिन उनकी मेटाबॉलिज्म एबनॉर्मल रेट पे हो रही है। ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच दे आर गोइंग टू बी accumulated within the cells. This is the first cause of intracellular accumulation. ठीक है जी। सेकेंड कॉज क्या है, there is actually is going to be alteration in the protein folding and transport. ठीक है कि कुछ एबनॉर्मल आपके एंडोजिनस सब्सटेंस जो है वो एक्यूमुलेट हो रहे हैं सेल्स में क्योंकि जो प्रोटीन्स प्रोड्यूस हो रही हैं सेल्स के अंदर उनकी फोल्डिंग और ट्रांसपोर्ट जो है दिस हैज बीन डिफेक्टिव। दिस इज द सेकंड मैकेनिज्म फॉर causing the intracellular accumulation. ठीक है। थर्ड मैकेनिज्म क्या है कि कुछ नॉर्मल एंडोजिनस सब्सटेंस है जो कि सेल्स में एक्यूमुलेट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ इनहेरिटेड डिफेक्ट्स इन द एंजाइम। ठीक है। मीन टू से कि नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो हमारे सेल्स में प्रोड्यूस होते हैं लेकिन उनकी मेटाबॉलिज्म में जो एंजाइम्स रिक्वायर्ड है उनकी डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से दे आर नॉट फर्दर metabolized and they are going to accumulate within the cells. ठीक है। This is the third mechanism which is involved for the intracellular accumulation. और last of all क्या है, abnormal exogenous substance accumulate because of defect in the enzymatic mechanism and the transport. ठीक है जी। So these are the four basic mechanisms which are involved for the intracellular accumulation. इनको हम डायग्राम की फॉर्म में भी देख सकते हैं। फर्स्ट मैकेनिज्म क्या है कि नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं सेल्स के but they have got abnormal metabolism as a result of which they are going to accumulate within the cells. अब दो कि वो normal constituents है लेकिन वो excess amount में accumulate हो गए हैं within the cells and they are going to be harmful for the cells. Second mechanism क्या है कि abnormal things are going to be accumulated within the cells. For example, अगर mutations हो जाती हैं DNA में कोई which has resulted in the formation of misfolded proteins या प्रोटीन की जो फोल्डिंग और जो ट्रांसपोर्ट है उसके मैकेनिज्म में इन्वॉल्व जो जीन्स हैं उनकी म्यूटेशन की वजह से एबनॉर्मल प्रोटीन्स प्रोड्यूस हो रही हैं, उनकी फोल्डिंग और ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म जो है दैट इज गोइंग टू बी अफेक्टेड। दिस इज आल्सो गोइंग टू रिजल्ट within the cells accumulation of these abnormal proteins. ठीक है। दिस इज अनदर मैकेनिज्म फॉर द इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशंस के कोई ऐसी म्यूटेशंस हो गई हैं जिसकी वजह से जो
प्रोटीन्स की फोल्डिंग और ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म है, दिस हैज बीन अफेक्टेड, एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच दीज एबनॉर्मल प्रोटीन्स आर accumulated within the cells and they are going to cause this, you can say, some sort of cellular damage. थर्ड मैकेनिज्म क्या है कि देयर इज एक्चुअली गोइंग टू बी नॉर्मल जो आपके मेटाबॉलिक प्रोसेसेस है उसमें इन्वॉल्व एंजाइम्स जो है वो दे आर डेफिशिएंट, ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच जब ये एंजाइम डेफिशिएंट हो जाएंगे तो जो प्रोसेस है दिस इज गोइंग टू बी डिफेक्टिव, ठीक है, एंड दिस इज गोइंग टू रिजल्ट इन द एक्यूमुलेशन ऑफ ऑल दो सब्सटेंस विद इन द सेल जो कि एंजाइम्स की डेफिशिएंसी की वजह से मेटाबोलाइज नहीं हो पा रहा, ठीक है। और फोर्थ पे लास्ट ऑफ ऑल क्या है कि देयर आर सम एक्सोजेनस मटेरियल्स हैं व्हिच आर गोइंग टू एंटर इनटू द cells, ठीक है, या ingestion of indigestible material by the cells which are going to lead to the damage to the cell by leading to the intracellular accumulation, ठीक है जी। So these are basically the four main mechanisms which are involved in the intracellular accumulation. कौन कौन से फोर मैकेनिज्म है कि यहाँ तो आपके नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की मेटाबॉलिज्म जो है दिस इज गोइंग टू बी इनएडिक्वेट as a result of which they are going to be accumulated within the cells. Second क्या है कि कुछ mutations हो गई हैं which are involved in which has led to the production of abnormal protein folding and transport, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ जो एबनॉर्मल प्रोटीन्स प्रोड्यूस हुई हैं वो जो कि फोल्ड नहीं हो पा रही हैं, ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रही हैं, दे आर गोइंग टू बी एक्यूमुलेटेड विद इन द सेल। थर्ड वे क्या है कि एंजाइम्स डेफिशिएंट है व्हिच आर इन्वॉल्वड इन द नॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ द नॉर्मल जो आपके सेलुलर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में जो एंजाइम्स इन्वॉल्वड हैं दे आर डेफिशिएंट एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच सम मटेरियल्स आर गोइंग टू बी एक्यूमुलेटेड विद इन द सेल्स। लास्ट पे क्या था, देयर इज गोइंग टू बी सम एक्सोजेनस या एंडोजेनस आपके मटेरियल्स हैं which are going to be transported into the cell and they are going to cause cellular injury, ठीक है। So these are basically you can say four main mechanisms which are involved for the intracellular accumulation, ठीक है। अच्छा जी, अभी जो हमने बात की थी कि ये जो exogenous या endogenous materials हैं which has been meant to say entered into the cell and they have resulted in the intracellular accumulation, ये transient भी हो सकते हैं, mean to say that they are going to be reversible और permanent भी हो सकते हैं, ठीक है। यानी cells में ये जो accumulation हो गई है, फॉर एग्जाम्पल अगर फैट की एक्यूमुलेशन होगी है फैटी लिवर के केस में विद इन द हेपाटोसाइट्स तो इनिशियल स्टेजेस पे दिस इज गोइंग टू बी रिवर्सिबल, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा एडवांस डिजीज है जिसमें बहुत ज़्यादा फैट एक्यूमुलेट हो गई है विद इन द सेल्स which has led to the inflammation and damage to the hepatocytes, then this is going to be irreversible, ठीक है। or it can be or these intracellular accumulations can be harmless, ठीक है, लेकिन दे आर मोस्टली हार्मलेस होती है, ठीक है, बट most but sometimes they can be harmful for the cells that they can damage the cells, ठीक है। जब एक्सट्रीम पे चेंजेस चले जाती हैं तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू कॉज डैमेज टू द सेल्स, ठीक है जी। और ये जो एक्यूमुलेशंस है ये साइटोप्लाज्म में भी हो सकती हैं और न्यूक्लियस में भी हो सकती है, ठीक है जी। अब हम डिफरेंट नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की एक्यूमुलेशन के बारे में बात करेंगे which are going to be present within the cells because of abnormal metabolism, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम लिपिड एक्यूमुलेशन के बारे में बात करेंगे जिसमें abnormal lipid amount जो है that has been accumulated within the cells, ठीक है। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ फैटी एसिड जिसको हम स्टीटोसिस बोलते हैं, या कोलेस्ट्रॉल हो सकती है जो कि एक्सेस अमाउंट में स्टोर हो जाए विद इन द सेल्स, ठीक है जी। क्लास अभी तक का कॉन्सेप्ट समझ आया आप लोगों को? यस मैम। ठीक है, अभी हम बात करें नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में which has been accumulated within the cells because of some abnormal metabolism, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम लिपिड्स के बारे में बात करेंगे जो कि abnormally accumulate हो जाते हैं सेल्स में, फिर हम प्रोटीन्स के बारे में बात करेंगे, देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कार्बोहाइड्रेट्स। अब ये लिपिड, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स ऑल ऑफ देम आर द नॉर्मल पार्ट्स ऑफ द सेल्स, ठीक है, नॉर्मल सेलुलर मेटाबॉलिज्म के पार्ट्स हैं, लेकिन अगर बिकॉज ऑफ सम you can say metabolic defect they have been accumulated within the cells और बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में अगर accumulate हो जाएंगे तो डेफिनेटली they are going to cause cellular damage, ठीक है।
तो सबसे पहले जिस यू कैन से इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन की हम बात कर रहे हैं, दिस इज गोइंग टू बी योर लिपिड एक्यूमुलेशन। अब लिपिड्स जो सेल्स में एक्यूमुलेट होते हैं, दे कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फैटी एसिड्स, यानी फैटी एसिड्स जो है वो सेल्स में ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में एक्यूमुलेट हो सकते हैं, या कोलेस्ट्रॉल हो सकती है, ठीक है। व्हेनेवर देयर इज गोइंग टू बी एक्सेस अमाउंट ऑफ फैटी एसिड्स which are going to be you can say accumulate within the cell, then we are going to call it as स्टेटोसिस, ठीक है, या फैटी चेंज बोलते हैं हम इसको, ठीक है। अब स्टेटोसिस में क्या होता है, एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स विद इन द पैरेन्काइमल सेल्स ऑफ डिफरेंट टिश्यूज, लाइक स्पेशली आपका लिवर जो इससे इफेक्ट होता है, हार्ट भी हो सकते हैं, मसल्स और किडनी के सेल्स भी हो सकते हैं, जिसमें एक्सेसिव अमाउंट में ट्राइग्लिसराइड जो है दे आर गोइंग टू बी एक्यूमुलेटेड, ठीक है। रीजन क्या हो सकती है, कुछ टॉक्सिन्स कॉज कर सकती हैं इस चीज को, प्रोटीन की मैलन्यूट्रिशन कॉज कर सकती है, डायबिटीज मेलाइटिस में ऐसा होता है, ठीक है, ओबेसिटी में ऐसा हो सकता है, एनॉक्सिया में, और अल्कोहल अगर कोई बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है, दिस कैन आल्सो रिजल्ट इन द फैटी चेंज, ठीक है। तो एग्जांपल इसकी क्या है, फैटी लिवर। तो इफ यू आर गोइंग टू सी इन दिस डायग्राम, तो आपको ये नजर आ रहा है कि नॉर्मल लिवर है। If somebody is going to have being exposed to the large amount of fatty acids, which can be because of any reason, जो अभी हमने डिस्कस किया है कि अगर वो पेशेंट ओबीस है, उसको डायबिटीज है, या वो अल्कोहल कंज्यूम करता है, ठीक है जी। So as a result of which there is going to be excessive amount of this fatty acids which are going to be accumulated within different organs of the body, जिसमें सबसे important organ जो है, this is going to be your liver, ठीक है। So आप जो excess amount of fatty acids हैं, they are going to be accumulated within the hepatocytes, ठीक है जी। अब इनिशियली ये जो लिवर है, दिस इज गोइंग टू बी चेंज्ड इनटू द फैटी लिवर, ठीक है, यानी कि जो फैट्स हैं वो एक्यूमुलेट हो जाती है हेपेटोसाइट्स के अंदर, और जो आपका लिवर है, दिस इज एक्चुअली गोइंग टू हैव अ फैटी चेंज, यानी सेल्स में फैट्स की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है, और जो लिवर है इट इज गोइंग टू इंक्रीज इन साइज, एंड इट अपीयर्स फैटी येलोइश कलर का उसकी अपेयरेंस हो जाती है, ठीक है। अब ये जो इनिशियली फैटी लिवर में चेंज आता है, दिस इज एक्चुअली रिवर्सिबल, ठीक है, यानी कि अगर उसकी डायबिटीज कंट्रोल कर ली जाए, पेशेंट अल्कोहल की कंजम्पशन को स्टॉप कर दे, या ओबीस है तो अपना वेट लूज कर ले, so in that scenario this change is going to be reversible, and the liver can come back to its normal texture, ठीक है, और अपने साइज पे वापस आ जाता है। बट अगर आप पेशेंट जो है वो अपनी डाइट को मॉडिफाई नहीं करता है, वेट लूज नहीं करता, और अल्कोहल कंज्यूम करना कंटिन्यू करता है, इन दैट सिनेरियो नाउ दिस इज गोइंग टू रिजल्ट इन द यू कैन से सिवियर डैमेज टू द लिवर सेल्स, ठीक है। लिवर के सेल्स में इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी, और सेल्स में नेक्रोसिस का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, और फैटी चेंज जो है दिस इज गोइंग टू बी यू कैन से नाउ हैज गॉन टू द एक्सट्रीमिटीज, ठीक है। आप जो है अगर इस लेवल पे जो है चेंज आ गया है विद which has led to the damage to the cell hepatocytes, ठीक है, तो इसमें से 8 to 20% ऑफ द पेशेंट जो है दे आर गोइंग टू हैव सिरोसिस ऑफ द लिवर, इसमें फाइब्रोसिस शुरू हो जाती है, ठीक है, लिवर के अंदर, एंड द लिवर इज गोइंग टू श्रंकन इन साइज, और लिवर के फंक्शन जो होते हैं दे आर गोइंग टू बी बैडली अफेक्टेड, ठीक है। मीन टू से इनिशियल चेंज जो था, जिसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट इज बीइंग एक्यूमुलेटेड विद इन द हेपेटोसाइट्स, तो ये चेंज जो है इनिशियली रिवर्सिबल था, बट if these you can say the causative factors are not going to be changed, then this is going to lead to irreversible damage to the liver, ठीक है, जिसमें क्या होगा, finally there is going to be cirrhosis of the liver, और fibrosis हो जाएगी, and liver is going to be shrunken, और उसके जो cell function है this is going to be badly affected, ठीक है। अच्छा, इस डायग्राम में बेसिकली फैटी एसिड्स का जो यू कैन से कि फैट्स की मेटाबॉलिज्म का जो पाथवे है लिवर में, उसको शो किया गया कि व्हेनेवर फ्रॉम द डाइट द फैटी एसिड्स आर गोइंग टू बी एंटर्ड इनटू द लिवर, उनकी क्या क्या फेट होती है, ठीक है। आप जो फैटी एसिड डाइट से एंटर हुए हैं लिवर में, उसकी क्या क्या फेट्स हो सकती हैं, दैट दीज फैटी एसिड्स जो हैं दे आर गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू द ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है जी, ट्राइग्लिसराइड्स में चेंज हो सकते हैं, or they can have oxidation to ketone bodies, and there is going to be production of carbon dioxide, और ये फैटी एसिड फॉस्फोलिपिड्स में चेंज हो सकते हैं, और कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स में चेंज हो सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली इस तरह से होता है कि जो डाइट से फैटी एसिड्स आ रहे हैं, या ये फैटी एसिड लिवर में प्रोड्यूस हो रहे हैं फ्रॉम द एसिडेट्स, ठीक है,
दो वे है कि इधर फॉर्माइडाइड से आ रहे हैं या एसिडेट से आ रहे हैं। अब ये जो फैटी एसिड्स हैं दे आर गोइंग टू बी कन्वर्टेड ईदर इनटू द ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स और फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है, या उनकी ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है। और फिर फाइनली ये जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं इसके साथ एपोप्रोटीन बाइंड कर जाती हैं और ये लाइपोप्रोटीन में चेंज हो जाते हैं, एंड नाउ दिस लाइपोप्रोटीन इज going to be transported from the liver to the rest of the parts of the body for the you can say supply of fats to the different cells of the body, ठीक है, वो लाइपोप्रोटीन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है लिवर से। अब कौन सी ऐसे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से फैटी एसिड जो है वो इट इज गोइंग टू बी एक्यूमुलेटेड विद इन द लिवर, ठीक है। क्या डिफेक्ट हो सकता है कि आप फैटी एसिड जो है वो लिवर में एक्यूमुलेट होना शुरू हो गए रादर देन गोइंग इनटू ऑल दीज वेज, ठीक है। उसमें ये हो सकता है कि यहाँ तो एक्सेस फैटी एसिड्स आ रहे हैं व्हिच आर गोइंग टू बी एंटर्ड इनटू द लिवर, यानी आप डाइट में बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में फैट्स ले रहे हैं जिसकी वजह से फैटी एसिड जो है वो एक्सेस अमाउंट में लिवर में आ रहे हैं, दिस कैन लीड टू फैटी चेंज, ठीक है। सेकेंड क्या हो सकती है, इंक्रीज एस्टरिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड टू ट्राइग्लिसराइड्स, यानी कि आपके जो फैटी एसिड्स हैं वो बहुत ज्यादा एक्सेसिव रेट पे ट्राइग्लिसराइड्स में चेंज हो रहे हैं, ठीक है। थर्ड क्या है कि देयर इज गोइंग टू बी डिक्रीज्ड एपोप्रोटीन प्रोडक्शन, यानी एपोप्रोटीन्स कम प्रोड्यूस हो रही हैं एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच ट्राइग्लिसराइड्स फर्दर लाइपोप्रोटीन्स में चेंज नहीं हो रहे एंड दे आर एक्यूमुलेटिंग विद इन द लिवर, ठीक है जी। और इम्पेयर्ड लाइपोप्रोटीन एक्सक्रीशन है, यानी लाइपोप्रोटीन्स एट नॉर्मल रेट पे एक्सक्रीट नहीं हो रही एंड दे आर एक्यूमुलेटिंग विद इन द लिवर सेल्स, ठीक है। और देयर इज गोइंग टू बी डिक्रीज्ड ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स, ये जो अभी मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन होती है फैटी एसिड्स की एंड दे आर गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू द कीटोन बॉडीज। अगर वो ऑक्सीडेशन डिक्रीज्ड हो रही है तो दिस कैन लीड टू एक्सेस अमाउंट ऑफ फैटी एसिड एक्यूमुलेशन, ठीक है। और देयर इज गोइंग टू बी इंक्रीज्ड फॉर्मेशन ऑफ फैटी एसिड्स बाय द हेपाटोसाइट्स, यानी फैटी एसिड जो है फ्रॉम एसिडेट से ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहे हैं हेपाटोसाइट्स के अंदर बिकॉज ऑफ सम you can say defect in the process of metabolism. This is all these factors can lead to excess amount of accumulation of these fatty acids within the liver, ठीक है। अब ये किसी भी फैक्टर की वजह से फैटी एसिड जो है वो लिवर में ज्यादा हो गए and they have resulted in the production of fatty liver, ठीक है जी। अब जब फैटी लिवर प्रोड्यूस होगा तो डेफिनेटली देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ फैटी एसिड्स विद इन द हेपाटोसाइट्स। तो ये हमें माइक्रोस्कोपी पे कैसे नजर आएगा, इनिशियली क्या होता है कि ये हेपाटोसाइट्स हैं वो वैक्यूल्स की फॉर्म में साइटोप्लाज्म के अंदर कलेक्ट होना शुरू हो जाते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। और वंस दे आर गोइंग टू बी इंक्रीज्ड इन अमाउंट, यानी कि आप फैटी एसिड्स की अमाउंट बहुत ज्यादा हो गई है और ये वैक्यूल्स जो हैं दे हैव इंक्रीज्ड इन अमाउंट, so what they are going to do, they are going to push the nucleus to the periphery of the cell, यानी कि वो न्यूक्लियस को पेरिफेरी ऑफ सेल की तरफ पुश कर देंगे और बाकी सारे सेल के अंदर वैक्यूल्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे जिनके अंदर क्या है फैटी एसिड्स, ठीक है जी। और बहुत ही एक्सट्रीम केसेस में जब बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में ये वैक्यूल्स कलेक्ट हो जाते हैं तो सेल रप्चर हो जाता है, ठीक है। और ये जो फैट ग्लोब्यूल्स हैं दे आर गोइंग टू जॉइन टुगेदर एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फैटी सिस्ट, ठीक है। मीन टू से हेपाटोसाइट्स के अंदर इनिशियली वैक्यूल्स की फॉर्म में फैट्स कलेक्ट होते हैं, ठीक है। फिर वो लास्ट दे देन फाइनली इंक्रीज इन देयर नंबर एंड दे पुश द न्यूक्लियस टू द पेरिफेरी ऑफ द सेल, ठीक है। तो अगर हम इसको डायग्राम में देखें तो यू कैन सी दिस जी, ये अगर आप हेपाटोसाइट्स को देखो तो हर जो हेपाटोसाइट्स हैं आपको वैक्यूलेटेड अपीयरेंस नजर आ रही है, यानी कि वो हॉलो अपीयरेंस दे रहे हैं क्योंकि इसमें सारे के सारे वैक्यूल्स कलेक्ट हो गए हैं जिनमें फैटी एसिड या फैट्स कलेक्टेड है, ठीक है। एंड दे हैव पुश्ड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल टुवर्ड्स द पेरिफेरी, ठीक है। नजर आ रहा है आप सबको इस डायग्राम में? Yes, ma'am. ठीक है, that they have pushed the these fatty vacuoles have pushed the nucleus of the hepatocyte to the periphery, ठीक है। अब फाइनली जब ये बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में हो जाएंगे तो what they are going to do, they are going to lead to the rupture of the hepatocytes, सेल्स रप्चर कर जाएंगे और फिर ये आपस में फैट ग्लोब्यूल्स ज्वाइन करके दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फैटी सिस्ट बन जाएंगे, ठीक है। अगर हम ग्रॉसली फैटी लिवर को देखेंगे तो वो लार्ज साइज में होगा, ब्राइट येलो और सॉफ्ट ग्रीसी अपीयरेंस का हो जाएगा, ठीक है। सो इफ यू आर गोइंग टू सी द ग्रॉस अपीयरेंस ऑफ अ फैटी लिवर तो ये इन लार्ज साइज का है, ग्रीसी येलोइश कलर का है, ठीक है, बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ फैट्स।
सो फैटी चेंज लिवर अंडर माइक्रोस्कोप कैसे नजर आता है कि सेल्स के अंदर वैक्यूल्स कलेक्ट हो जाते हैं फैटी एसिड्स के व्हिच आर गोइंग टू डिस्प्लेस द न्यूक्लियस टू द सेल पेरिफेरी। ठीक है, दिस वाज अबाउट द एक्यूमुलेशन ऑफ फैटी एसिड्स विद इन द लिवर, जो हमने फैटी लिवर के बारे में बात की है। अदर जो एबनॉर्मेलिटी हो सकती है वो एक्यूमुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल या कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स हो सकते हैं, ठीक है, जो कि विद इन द सेल्स एक्यूमुलेट हो सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल्स, ठीक है। और जो बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल या कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स की एक्यूमुलेशन की वजह से जो डिजीजेस हो सकती हैं, दे कैन बी ईदर एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है कि एक्सेस अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल या कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स जो होते हैं, दे आर गोइंग टू बी accumulated within the smooth muscle cells and macrophages which are present in the you can say जो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी इंटरनल लेयर जो होती है, इनर मोस्ट लेयर जो होती है, उसमें कलेक्ट हो जाते हैं ये स्मूथ मसल सेल्स और मैक्रोफेजेस जिनमें एक्सेस अमाउंट के अंदर कोलेस्ट्रॉल या कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स हैज बीन एक्यूमुलेटेड, ठीक है। और जब ये एक्सेस अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल एस्टर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, देन वी आर गोइंग टू कॉल दीज सेल्स एज अ फोम सेल्स, ठीक है। अब ये जो फोम सेल्स हैं वो इंटरनल लेयर में एक्यूमुलेट हो जाते हैं वेसल्स की एंड दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। या ज़ैंथोमास डिजीज हो सकती है जिसमें ये फोम सेल्स हैं वो क्लस्टर्स की फॉर्म में सब एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द स्किन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। या टेंडन्स में प्रेजेंट हो सकते हैं जहाँ पे ये ट्यूमर लाइक मैसेस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सो इफ यू आर गोइंग टू सी इन दिस डायग्राम, तो इसमें ज़ैंथोमास नजर आ रहे हैं जो कि क्या है, बेसिकली फोम सेल्स हैं जो कि जिनमें एक्यूमुलेशन होगी एक्सेस अमाउंट ऑफ फैट्स की और सॉरी ये जो आपके कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स की, एंड दे कैन बी प्रेजेंट इन द सब कनेक्टिव टिश्यू ऑफ योर स्किन और इन योर टेंडन्स, ठीक है, जहाँ पे ये ट्यूमर लाइक मैसेस प्रोड्यूस करते हैं जिनको हम ज़ैंथोमास बोलते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट Yes, ma'am. एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल जो है, अगर ये फोम सेल्स जो हैं लेमिनर प्रॉपर्टी ऑफ गॉल ब्लैडर में कलेक्ट हो जाएं, देन वी आर गोइंग टू कॉल इट एज कोलेस्ट्रोलोसिस, ठीक है। ये डिजीज क्या है जिसमें एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ फोम सेल्स जो है, दिस इज गोइंग टू बी अकर इन द लेमिनर प्रॉपर्टी ऑफ द गॉल ब्लैडर, ठीक है जी। अच्छा जी, नीम एंड पिक डिजीज होती है, दिस इज अ टाइप ऑफ डिजीज इन विच there is also accumulation of excessive amount of cholesterol and cholesterol esters within the cells, ठीक है, because of deficiency of the lysosomal enzymes, ठीक है। यानी नीम एंड पिक डिजीज क्या है, डिजीज है जिसमें lysosomal storage जो एंजाइम्स होते हैं they are actually going to be defective or which results in the accumulation of these cholesterol and cholesterol esters within the lysosomes of the cells, ठीक है। And this is going to result in the accumulation of, you can say, cholesterol within the different organs of the body, ठीक है। तो this is also one of the disease which has resulted because of accumulation of excessive amount of cholesterol within the cells, ठीक है। नीम एंड पिक डिजीज जो है बेसिकली एक, you can say, जेनेटिक डिजीज है जिसमें म्यूटेशन हो जाती है इन द you can say प्रोडक्ट्स प्रोटीन जो है उसकी, इस जीन की प्रोटीन से होती है, उनमें म्यूटेशन हो जाती है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द लाइसोसोम्स टू द गोल्गी apparatus, ठीक है। सो व्हेनेवर देयर इज गोइंग टू बी म्यूटेशन, तो ये जो ट्रांसपोर्ट है कोलेस्ट्रॉल की फ्रॉम द गोल्गी apparatus टू द लाइसोसोम, दिस इज गोइंग टू बी डिफेक्टिव व्हिच रिजल्ट्स इन द accumulation of a cholesterol within the lysosomes, ठीक है। तो जो जब एक्सेसिव accumulation of cholesterol within the lysosomes हो जाएगी, this is going to result in the intracellular accumulation of cholesterol and cellular damage, ठीक है। This disease is actually called as Neem and Pick disease, ठीक है। अभी एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में भी अभी हमने बात की है। इसमें क्या होता है कि एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स जो है, they have been accumulated in the smooth muscles and as well as your you can say macrophages within the intima, ठीक है, which results in the thickening of the intimal layer of the blood vessels, और यहाँ पे blood flow जो है वो compromise हो जाता है। Next we are going to talk about the excessive accumulation of proteins, ठीक है।
यानी कि अगर प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में एक्यूमुलेट हो जाएं विद इन द सेल्स, सो दे आर गोइंग टू रिजल्ट इन द एबनॉर्मल इंट्रासेल्युलर एक्यूमुलेशंस। अच्छा, ये जो एबनॉर्मल इंट्रासेल्युलर प्रोटीन्स की एक्यूमुलेशन है, इट कैन रिजल्ट बिकॉज ऑफ द excessive absorption of the protein within the cells। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर किसी को जो है रीनल डिजीज है, ठीक है, तो रीनल डिजीज की वजह से सपोज नेफ्रोटिक सिंड्रोम है जिसमें एक्सेसिव अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स आर गोइंग टू बी लॉस्ट इन द यूरिन। ठीक है, तो जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होती हैं वो क्या करती हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो प्रोटीन्स उनको रीअब्सॉर्ब करने की कोशिश करती हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच देयर इज गोइंग टू बी एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटीन ड्रॉपलेट्स विद इन द प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूब्यूल्स। ठीक है जी, so this results in the accumulation of protein within the proximal convoluted tubules of the kidney। ठीक है, in the patients who have got the nephrotic syndrome। second reason क्या हो सकती है कि there is going to be defect in the protein folding, यानी प्रोटीन्स जो है वो प्रॉपर तरीके से फोल्ड नहीं हो रही हैं और ट्रांसपोर्ट नहीं हो रही हैं सेल्स में से, एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच दे आर गोइंग टू बी एक्यूमुलेटेड विद इन द सेल। ठीक है, सो जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर स्ट्रेस इंड्यूस हो जाएगी because of unfolded and misfolded proteins accumulation। ठीक है, and this is going to result in the accumulation of abnormal proteins within the tissues। यानी सेकंड रीजन क्या है प्रोटीन्स की accumulation की विद इन द सेल्स, दैट दे आर गोइंग टू हैव मिसफोल्डिंग या उनकी जो ट्रांसपोर्ट है दिस इज गोइंग टू बी डिफेक्टिव। ठीक है, सो देयर आर एक्चुअली थ्री मेन मैकेनिज्म व्हिच आर रिजल्ट्स इन द accumulation of excessive amount of proteins within the cells। एक तो ये है कि one of the reason is going to be excess capacity of the cells, mean to say excessive entry of these proteins into the cells which are going to exceed the capacity of the cell to metabolize them। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको इसकी एग्जांपल बताई है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है जिसमें बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में प्रोटीन लॉस हो रही है यूरिन में और जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है वो उनको एब्जॉर्ब बैक कर रही है। ठीक है, अब ये जो प्रोटीन एब्जॉर्ब बैक होके आ रही है ये उस सेल की अपनी कैपेसिटी से ज्यादा है, उसकी मेटाबॉलिक कैपेसिटी से ज्यादा है, एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच दिस इज गोइंग टू एक्यूमुलेट विद इन द सेल इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स, प्रोटीन ड्रॉपलेट्स। ठीक है जी, सेकेंड रीजन क्या हो सकती है कि सिंथेसिस एंड एक्सक्रीशन ऑफ एक्सेसिव प्रोटीन्स, यानी सेल्स जो है वो बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में प्रोटीन्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं और सीक्रेट कर रहे हैं एंड दे हैव बीन एक्यूमुलेटेड विद इन द सेल्स। ठीक है, इसकी एग्जांपल जो है वो माइलोमा है व्हिच इज एक्चुअली अ ट्यूमर ऑफ योर बी सेल्स, प्लाज्मा सेल्स का ट्यूमर है जिसमें आपके जो प्लाज्मा सेल्स हैं वो बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में इम्यूनोग्लोबुलिन्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं और एक्सक्रीट कर रहे हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच देयर इज गोइंग टू बी एक्सेसिव accumulation of these proteins या immunoglobulins जो है वो सेल्स प्लाज्मा सेल्स में प्रेजेंट है। ठीक है जी, थर्ड वे जो अभी मैंने डिस्कस किया था कि इधर ये प्रोटीन्स जो है उनकी फोल्डिंग और ट्रांसपोर्ट जो है दिस हैज बीन डिफेक्टिव एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच दे आर गोइंग टू बी एक्यूमुलेटेड विद इन द सेल। ठीक है, इसकी जो एग्जांपल है दिस इज गोइंग टू बी अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी है जिसमें आपकी एबनॉर्मल प्रोटीन्स जो हैं they have been produced and accumulated within the cells क्योंकि जो transport of the protein है this has been defective। ठीक है जी, so intracellular accumulation of proteins की रीजन क्या है कि बहुत ज्यादा excessive amount पे या तो वो absorb हो रही हैं from outside। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल बताई है आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम की जिसमें किडनी में की प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में excessive amount of protein are going to be absorbed। ठीक है, यहाँ अभी मैंने आपको बताया कि सेकंड रीजन क्या हो सकती है कि यहाँ तो सेल में बहुत ज्यादा प्रोटीन जो है वो प्रोड्यूस हो रही है और एक्सक्रीट हो रही है। फॉर एग्जांपल माइलोमा है जिसमें प्लाज्मा सेल्स जो हैं आपके दे आर एक्चुअली आर गोइंग टू हैव दिस इज एक्चुअली यू कैन से द कैंसर ऑफ प्लाज्मा सेल और द ट्यूमर ऑफ प्लाज्मा सेल्स है जिसमें एक्सेसिव अमाउंट में इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं प्लाज्मा सेल्स। ठीक है, और ये प्लाज्मा सेल्स के अंदर जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स हैं दे आर गोइंग टू अपेयर इन द फॉर्म ऑफ रसल बॉडीज। रसल बॉडीज क्या होती है कि एक्सेसिव अमाउंट ऑफ दीज immunoglobulins which are present within the cells of these plasma यानी ये जो प्लाज्मा सेल्स हैं इसमें एक्सेसिव अमाउंट में जो immunoglobulins हैं they are going to appear in the form of small not छोटे छोटे you can say कि ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में नजर आएंगी। ठीक है, पिंकिश अपीयरेंस में जिनको हम रसल बॉडीज बोलते हैं। ठीक है, दूसरी एग्जांपल हमने अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी की है जिसमें क्या होता है कि जो आपकी प्रोटीन्स की पैकेजिंग है और ट्रांसपोर्ट है और फोल्डिंग है दिस हैज बीन मीन टू से दिस हैज गॉट सम
that is actually is going to be defective, जिसकी वजह से क्या होता है कि abnormal proteins are going to be accumulated within the cells. ठीक है जी. So जो morphology होती है protein accumulation की within the cells, this is going to appear as rounded eosinophilic droplets या vacuoles which are going to be aggregated in the cytoplasm. ठीक है. Or it can be present in the extracellular space in the form of crystals या amorphous material के तौर पे भी present हो सकती हैं, जिसकी example क्या है amyloidosis. ठीक है. अब amyloidosis एक disease है जिसमें क्या है abnormal protein produce होती है body के अंदर, जिसे amyloid बोलते हैं. ठीक है. अब ये जो amyloid होता है ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर जो जाके कलेक्ट होना शुरू हो जाता है डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ बॉडी या टिश्यूज ऑफ बॉडी में, एंड दिस इज गोइंग टू गिव amorphous pinkish appearance on histological appearance. ठीक है जी. तो amyloid जो होता है एबनॉर्मल प्रोटीन है जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल में एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में एक्यूमुलेट हो जाती है, और दिस इज एक्चुअली द histological appearance of protein droplets in the proximal renal tubules, जो कि एक्सेस एंट्री ऑफ प्रोटीन इनटू द सेल की वजह से होती है. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स की एक्सेसिव एक्यूमुलेशन, जो उसके बारे में हम बात करेंगे, जिसमें ग्लाइकोजन एक्यूमुलेशन इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. और इसमें डायबिटीज मेलाइटस डिजीज है जिसमें एक्सेस अमाउंट में ग्लाइकोजन जो है that can be found in the renal tubules, और ठीक है उसके एपिथेलियल सेल्स में लार्ज अमाउंट में हमें मिल सकती है. डायबिटीज मेलाइटस जो कि ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म का डिसऑर्डर है बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ द इंसुलिन. ठीक है. या डिफेक्टिव इंसुलिन फंक्शन की वजह से. नेक्स्ट जो इसकी एग्जांपल है दे आर ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर्स हैं. ठीक है. जिसमें एंजाइम्स which are responsible for the synthesis and the breakdown of glycogen they are defective. ठीक है. As a result of which there is accumulation of excessive amount of glycogen within the cells. अच्छा जी. नेक्स्ट हमने बात करनी है डिफरेंट पिगमेंट्स के बारे में which have been accumulated within the cells. अब ये पिगमेंट जो है they can be either exogenous or endogenous, यानी ये हमारे सेल्स हमारे बॉडी में इधर प्रोड्यूस होते हैं एक्सेसिव अमाउंट में endogenous पिगमेंट्स हैं, or they have entered from outside to our body. ठीक है. and then they have accumulated within the cells. ठीक है. जो exogenous पिगमेंट्स है उसकी एग्जांपल कार्बन है, फॉर एग्जांपल कोल डस्ट है, और इसमें जो डिजीजेस इन्वॉल्व होती हैं दिस इज गोइंग टू बी योर एंथ्राकोसिस और कोल वर्कर्स न्यूमोकोनियोसिस, यानी जो वर्कर्स जो कोल माइंस में काम करते हैं जो कि ऐसी एयर इनहेल करते हैं जिसमें एक्सेसिव अमाउंट में कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, दे आर गोइंग टू हैव कोल वर्कर न्यूमोकोनियोसिस डिजीज. ठीक है जी. सो ये जो पिगमेंट है कार्बन का दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी एक्सोजेनस, यानी कि ये बाहर से एंटर हुआ है बॉडी के अंदर. और देयर इज अदर पिगमेंट जो है लाइक इन द फॉर्म ऑफ इंडियन इंक, जो कि हम टैटूइंग कुछ लोग करवाते हैं, तो वो टैटू के फॉर्म में क्या होता है कि कुछ एक्सोजेनस पिगमेंट है व्हिच हैज एंटर्ड इनटू द सेल्स, और वहाँ पे लोकल टैटूइंग कॉज कर देता है. ठीक है जी. या कुछ अगर एक्सोजेनस पिगमेंट कोई इंजेस्ट कर ले लाइक सिल्वर, लेड, ठीक है, तो दिस कैन आल्सो रिजल्ट इन द इंट्रासेल्युलर एक्यूमुलेशन ऑफ दीज एक्सोजेनस पिगमेंट्स. ठीक है. एंडोजेनस पिगमेंट जो हमारी बॉडी में खुद से प्रोड्यूस होते हैं वो लाइकोफुस्किन है, मेलानिन पिगमेंट है और हीमोसिट्रिन है. ठीक है. अब हम इनके बारे में वन बाय वन बात कर लेते हैं. एक्सोजेनस के बारे में जो हमने बात की है वो अभी बात की कार्बन पार्टिकल जो कि एंथ्राकोसिस डिजीज कॉज कर सकते हैं. कोल डस्ट होती है जो कि न्यूमोकोनियोसिस कॉज करती है. ठीक है. तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो एक्सेसिव कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं they are going to be taken up by the alveolar macrophages. ठीक है. और फिर वो alveolar macrophages उसको टेक अप कर लेते हैं, और फिर that is going to be transferred to the regional lymph nodes. ठीक है. और finally there is going to be blackening of the tissue of the lung, जिसको हम एंथ्राकोसिस बोलते हैं. ठीक है. अब एंथ्राकोसिस डिजीज क्या होती है कि एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन पार्टिकल्स व्हिच हैज एंटर्ड into your lung by the external environment. ठीक है. तो ये कार्बन पार्टिकल्स हैं दे आर गोइंग टू बी टेकन अप बाय द मैक्रोफेजेस. ठीक है. और ये आपको जैसे इस डायग्राम में नजर आ रहे हैं कि ब्लैक स्ट्रीक्स की फॉर्म में दे कैन बी सीन बिटवीन द लोब्यूल्स ऑफ द लंग. ठीक है जी. कि ये जो आपके मैक्रोफेजेस हैं दे हैव टेकन अप दीस ब्लैक पिगमेंट. ठीक. और फाइनली ये जो पिगमेंट है नाउ दिस इज गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड टू द लोकल लिम्फ नोड्स तक भी ट्रांसफर हो जाता है.
ठीक है। अब फाइनली ये जो कार्बन पिगमेंट है ये क्या करेगा, वहाँ पे सेलुलर डिस्ट्रक्शन कॉज करना शुरू करेगा, इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा और फिर फाइब्रोसिस का प्रोसेस शुरू हो जाएगा एक्सट्रीम केसेस में जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अदर जो आपका मटेरियल है व्हिच कैन बी यू कैन से collected within the cells, this is going to be your lipofuscin। ठीक है। और ये endogenous pigment है जो कि बॉडी में प्रोड्यूस होता है और it is actually known as lipochrome और wear and tear pigment। यानी बॉडी के अंदर वेयर एंड टेयर की वजह से जो पिगमेंट प्रोड्यूस होता है, वी आर गोइंग टू कॉल इट एज लाइपोप्रोस्किन। And it is actually composed of polymers of lipids and phospholipids in the complex with the proteins। ये इसकी chemical nature है and this is not injurious to the cells or its function। Basically lipofuscin जो होता है it is not injurious but rather this is just a you can say a sign of body wear and tear। ठीक है। तो ये अगर हम इसको अंडर माइक्रोस्कोप देखें तो हाउ दिस इज गोइंग टू अपीयर, इट इज गोइंग टू अपीयर एज अ येलो ब्राउन फाइनली ग्रैनुलर साइटोप्लाज्मिक और पेरी न्यूक्लियर पिगमेंट के फॉर्म में अपीयर होता है। ठीक है। एंड इट इज गोइंग टू बी सीन इन द लिवर एंड हार्ट ऑफ द एजिंग पेशेंट्स। यानी जो एजिंग पेशेंट्स होते हैं उनके लिवर और हार्ट में वी कैन सी दिस पिगमेंट अंडर माइक्रोस्कोप। ठीक है। या उन पेशेंट्स में जिनमें सीवियर माल न्यूट्रिशन है या कैकेक्सिया है कैंसर की वजह से, तो उन पेशेंट्स में भी बहुत ज़्यादा वेयर एंड टेयर का प्रोसेस हो रहा होगा। तो लाइपोफुस्किन कैन बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप। जैसे कि इस डायग्राम में आपको ये येलोइश ब्राउनिश मटेरियल नजर आ रहा है व्हिच इज प्रेजेंट within the cells, this is actually the lipofuscin। Again you can see here cardiac muscles में lipofuscin न्यूक्लियस के सराउंडिंग में नजर आ रहा है। ठीक है। अगेन हेपाटोसाइट्स में lipofuscin नजर आ रहा है। नेक्स्ट है आपका मेलानिन पिगमेंट। तो यू नो दिस थिंग कि हमारी स्किन की जो नॉर्मल कलर है दिस इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मेलानिन। ठीक है। जो मेलानोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं ये हमारा एंडोजिनस पिगमेंट है और दिस इज नॉन हीमोग्लोबिन डिराइव्ड पिगमेंट। ठीक है। ब्राउन ब्लैक पिगमेंट होता है ओनली एंडोजिनस ब्राउन ब्लैक पिगमेंट व्हिच इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द मेलानोसाइट्स। ठीक है। और ये प्रोड्यूस कैसे होता है, दिस इज फॉर्म्ड बाय द एंजाइमेटिक कन्वर्जन ऑफ टायरोसिन जो है, टायरोसिनेज एंजाइम जो होता है वो कैटालाइज कर देता है टायरोसिन को इनटू डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन। ठीक है। यानी टायरोसिनेज एंजाइम है व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ टायरोसिन इनटू डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन इन द मेलानोसाइट्स एंड डेंड्रिटिक सेल। दिस इज एक्चुअली रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस मेलानिन पिगमेंट। ठीक है। तो अगर ये मेलानिन पिगमेंट जो है एक्सेसिव अमाउंट में प्रोड्यूस होगा तो दिस इज गोइंग टू लीड टू द हाइपर पिगमेंटेशन इन द बॉडी और अगर लेस अमाउंट में प्रोड्यूस होगा तो हाइपर पिगमेंटेशन। ठीक है। यानी अगर मेलानिन पिगमेंट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो डेफिनेटली ये हाइपर पिगमेंटेशन कर देगा और अगर ये लेस अमाउंट में प्रोड्यूस कर रहा है तो दिस इज गोइंग टू कॉज हाइपर पिगमेंटेशन। ठीक है जी। लास्ट में जो हमारा एंडोजिनस यू कैन से one of the this is going to be your you can say pigment है, this is your hemosidrin जो कि प्रोड्यूस होता है बाय द ब्रेकडाउन ऑफ योर हीमोग्लोबिन। ठीक है। सो इसकी मेजर बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर जो आयरन स्टोर होता है दिस इज इन द फॉर्म ऑफ हीमोसिड्रिन। ठीक है। हीमोसिड्रिन पिगमेंट इट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द एग्रीगेट ऑफ फेरेटिन माइसेलिन। यानी जो आपकी स्टोरेज फॉर्म है आयरन की फेरेटिन it is actually is going to be stored in the form of hemosidrin। ठीक है। The small amounts of hemosidrin can be seen in the mononuclear phagocytes of bone marrow, spleen, liver, which are actually engaged in the red cell breakdown। तो जिन एरियाज के अंदर रेड सेल्स की ब्रेकडाउन हो रही होती है वहाँ पे हीमोग्लोबिन की डिस्ट्रक्शन की वजह से हीमोसिड्रिन प्रोड्यूस होती है। ठीक है। लेकिन अगर किसी पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में जो है डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज हो गई है बिकॉज ऑफ हीमोलिटिक एनीमिया की वजह से सपोज। ठीक है। तो उन पेशेंट्स में क्या होगा कि एक्सेसिव अमाउंट ऑफ हीमोसिड्रिन इज गोइंग टू बी डिपॉजिटेड इनटू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है। तो ये जो हीमोसिड्रिन है ये किस चीज को शो करी है कि आयरन जो है दिस इज एक्चुअली इज गोइंग टू बी एक्सेस इन दैट एरिया। ठीक है। तो अब जो एक्सेस आयरन है ये लोकल एरिया पे भी डिपॉजिट हो सकता है या सिस्टमिकली डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में एक्यूमुलेट हो सकता है। लोकली फॉर एग्जांपल अगर किसी को ब्रूज बनता है तो वो लोकली एरिया जो था ब्रूज बनने के बाद उस लोकल एरिया के अंदर जो ब्लड एक्यूमुलेट हुआ है
वहाँ पे हीमोग्लोबिन की डिस्ट्रक्शन की वजह से हीमोसिड्रिन प्रोड्यूस होगा जो कि उस लोकल एरिया में डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। सिस्टेमिकली जब हीमोसिड्रोसिस होती है, it can result because of hemolytic disorders, जिसमें excessive destruction of RBCs होती है and leads to the production of excess amount of hemoglobin, ठीक है। यहाँ कुछ पेशेंट जैसे थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा excessive amount में ब्लड ट्रांसफ्यूजन देनी पड़ती है, तो उसमें भी there is going to be excessive amount of hemoglobin is going to be deposited into the different parts of the body, ठीक है। या हेरिडिटरी हो सकता है, जिसमें क्या है कि देयर इज गोइंग टू बी हीमोक्रोमेटोसिस डिजीज है, जिसमें इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन हो रही है एंड दिस इज गोइंग टू बी डिपॉजिटेड इनटू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। या आप डाइटरी इनटेक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आयरन का एंड दिस इज गोइंग टू बी डिपॉजिटेड इनटू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है जी। तो ये जो हीमोसिड्रिन है, दिस इज गोइंग टू अपीयर एज अ गोल्डन ग्रैनुलर पिगमेंट which is going to lie within the cell cytoplasm, ठीक है। तो मोस्टली ये हीमोसिड्रिन जो है ये हमारे लिवर में जाके डिपॉजिट होती है, हार्ट के मसल्स में डिपॉजिट होती है, ठीक है। और जो स्टेन यूज करते हैं हम लोग टू फाइंड आउट दिस हीमोसिड्रिन इज गोइंग टू बी योर पर्शियन ब्लू स्टेन। This is the stain which is used to find out the hemosidrin.